हेलो एवरीवन। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के ऊपर लगभग आज हम 75 एमसीक्यूज़ को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऊपर आपके रिवीजन लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो डाल दिए हैं। मतलब वहाँ पे कंबाइन करके जो है कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। सो आप उनको जा कर के फॉलो करें, तो जहाँ से आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जिस बच्चे ने जो है डिटेल बुक पढ़ी हुई है, तो उसके लिए वो जो है रिवीजन करने के लिए वो वाले लेक्चर बड़े ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एकदम से उसको जो है उसका पढ़ा हुआ जितना भी है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर, यानी कि डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़। तो यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड। तो यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी टू डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। कि कौन आदमी है कि जो डिस्क्राइब करता है सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ब्रेकडाउन को कौन सा कॉन्सेप्ट दे करके, एनोमी का कॉन्सेप्ट दे करके। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ोगे तो आप सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को चेंज नहीं करोगे, उसके अंदर रिफॉर्मेशन नहीं लाओगे। सो इट मीन्स आपकी सोसाइटी एक एनोमी सोसाइटी बन जाएगी, नॉर्मलेसनेस सोसाइटी बन जाएगी। सो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपली नॉर्मलेसनेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि एनोमी का कॉन्सेप्ट कौन देता है? क्या मैक्स वेबर ये कॉन्सेप्ट देता है? क्या एमाइल डर्किम ये कॉन्सेप्ट देता है? क्या कार्ल मार्क्स ये कॉन्सेप्ट देता है? क्या टैलकोट पर्सन ये कॉन्सेप्ट देता है? सो द करेक्ट आंसर इज एमाइल डर्किम। एमाइल डर्किम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को डिफाइन करते हुए एनोमी के कॉन्सेप्ट को बताते हैं और बोलते हैं कि सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बचाने के लिए आपको एनोमी यानी के नॉर्म्स को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मलेसनेस सोसाइटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जेमिनी शिफ्ट। तो ऑलरेडी जो है आपके पिछले प्रीवियस जो आपके एमसीक्यूज़ हुए हैं वहाँ पे भी इसको हमने डिस्कस किया। तो क्या आप इन स्टेटमेंट में से कौन सी बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है कॉन्सेप्ट ऑफ जेमिनी शिफ्ट को? ए सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पर्सनल, डिस्टेंट एंड लिमिटेड सोशल रिलेशनशिप। एक ऐसा समाज जिसके अंदर इम्पर्सनैलिटी हो, डिस्टेंटनेस हो, लिमिटेड सोशल रिलेशनशिप हो, क्या ये इसके साथ कंपैटिबल है? या फिर ए सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज नीट पर्सनल एंड इंड्यूरिंग सोशल रिलेशनशिप। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ए सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज नीट। एक समाज के अंदर क्या होना चाहिए? क्लोज नीट होना चाहिए, पर्सनल एंड इंड्यूरिंग सोशल रिलेशनशिप बाय द टू नीज, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जेमिनी शिफ्ट, बाय द टू नीज। ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ये एक उसका जो है वो एक फंक्शन है, एक लिमिटेड फंक्शन है। ए सोसाइटी फॉर्म थ्रू पॉलिटिकल अलायंस, तो ये भी आपका एक जो है सिंगल फंक्शन है। तो सी और डी तो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड बचते हैं और आपका फर्स्ट एंड सेकंड में से बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। सो व्हाट इज वॉलंटरी एसोसिएशन? वॉलंटरी एसोसिएशन वो होती है कि जिसके प्रति, यानी कि हम किसी एसोसिएशन के अंदर वॉलंटियर तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे काम करें। सो जैसे कि आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आम आदमी पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर हम एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। क्या जो है ये कंपैटिबल एग्जांपल है फैमिली के लिए, वॉलंटियर एसोसिएशन टाइप? क्या ये कंपैटिबल एग्जांपल है ट्राइब के लिए? क्या कंपैटिबल एग्जांपल है विलेज के लिए? सो दैट इज़ अ कंपैटिबल एग्जांपल फॉर ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? कार्यकर्ता के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे हम किसके अंदर काम करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। Which sociologist is associated with the functionalist theory of social stratification? कौन सा सोशोलॉजिस्ट एसोसिएट करता है फंक्शनलिस्ट थ्योरी के साथ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में? क्या कार्ल मार्क्स है? क्या मैक्स वेबर है? क्या पायरी बोर्दियू है? या फिर किंग्सले डेविस है? सो द करेक्ट आंसर इज किंग्सले डेविस। सो किंग्सले डेविस एसोसिएट करता है फंक्शनलिस्ट थ्योरी के साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि जो सोशल स्ट्रैटा हम बनाते हैं लेयर्स के अंदर जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट,
कलर, क्रीड एंड वगैरह वगैरह बांट देते हैं हम लोगों को। विच थ्योरी एक्सप्लेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन as a necessary mechanism to ensure that the most qualified pupil fill the roles most important to society। कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं ना वो उनका हक बनता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल के ऊपर, सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल के ऊपर आने चाहिए। तो कौन सी थ्योरी जो है इसकी बात करती है? तो याद रखेंगे, ना कन्फ्लिक्ट थ्योरी करती है ये बात, ना सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म बात करती है, ना पोस्ट मॉडर्निज्म इसकी बात करती है। तो इसकी बात करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि जिसने समाज के अंदर जिस तरीके का भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, जिस तरीके का भी फंक्शन होगा सोसाइटी का, सो उसको जस्टिफाई करने की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम चाहे पैट्रियार्की है चाहे मैट्रियार्की है, सो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशन जो होगी इम्पोर्टेंट लोगों को दिया जाएगा, क्वालिफाइड लोगों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द सेमिनल वर्क कास्ट इन मॉडर्न इंडिया? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किताब है, ये किसने लिखी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आ सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेमिनल वर्क कास्ट इन मॉडर्न इंडिया? तो ये लिखी है आपकी M.N. श्रीनिवास ने। किसने लिखी है? M.N. श्रीनिवास ने। तो सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद है, इन विच बुक डिड B.R. अम्बेडकर क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? कौन सी किताब के अंदर B.R. अम्बेडकर जो है क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया? तो याद रखेंगे, इन विच बुक डिड B.R. अम्बेडकर क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ द कास्ट जो है ये B.R. अम्बेडकर की किताब है और इसके अंदर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया। द हिंदू कोड बिल, ये भी जो है B.R. अम्बेडकर की किताब है। हु वर द शूद्रास, ये भी B.R. अम्बेडकर की किताब है। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी B.R. अम्बेडकर की किताब है। तो किस किताब के अंदर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया? इसको मैं ऑलरेडी जो है बड़े लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, द इनहेलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास सिस्टम? सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताओ क्लास और कास्ट सिस्टम के अंदर। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है क्लास और कास्ट के अंदर? क्लास सिस्टम आर क्लोज्ड वाइल कास्ट सिस्टम अलो फॉर मोबिलिटी, क्या ये है? Caste systems are hereditary while class systems are based on achieved status. Both castes have no impact on occupational roles. Class systems do not exist in contemporary society. So B is the correct answer. B is the correct answer. Caste system are hereditary while class system are based on achieved status. तो class system जो है achieved, गरीब अमीर होंगे तो वो तो achieved status के ऊपर है ना। ठीक है, किस तरीके से जो है आप अचीवमेंट करते हैं। ठीक है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन डिस्क्राइब इन द इंडियन कास्ट सिस्टम? तो याद रखेंगे संस्कृतिजेशन के ऊपर M.N. श्रीनिवास का काम है, तो और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। तो क्या बोलते हैं ये कि द प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट अडॉप्ट प्रैक्टिस ऑफ अ हायर कास्ट टू गेन सोशल मोबिलिटी, कि कुछ लोग जो हैं वो संस्कृतिजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो है अपर कास्ट के अंदर, मतलब संस्कृतिजेशन यानी कि आपका वो जो क्या बोलते हैं, आपका जो वैदिक सोसाइटी है उसको पूरे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, देन जानेंगे, देन अपर कास्ट की ओर क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ मूर? तो मूर का की फीचर क्या है? मूर एज अ मॉरल सोशल नॉर्म्स। ठीक है, तो मूर का सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, की फीचर क्या है? इट हैज़ ग्रेट मॉरल सिग्निफिकेंस एंड इट्स वायलेशन रिजल्ट इन सीवियर पनिशमेंट। अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपको सीवियर पनिशमेंट मिल सकता है। सो दैट इज़ द की फीचर ऑफ मूर। ठीक है, सिंपल, हम सीधा आंसर के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो जाना हमारा ये। ठीक है, हाँ। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ वैल्यू इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर वैल्यू का एग्जाम्पल क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर वैल्यू का एग्जाम्पल क्या है? क्या आपका फर्स्ट है, सेकंड, आपका सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? यानी कि वेयरिंग फॉर्मल अटायर टू अ बिजनेस मीटिंग, बिलीविंग इन द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बिलीविंग इन द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वैल्यू इन सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है? बिलीविंग इन द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट, यूजिंग स्लैंग इन कैजुअल कन्वर्सेशन, सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल। तो ये
आपका फोकवेज के अंदर आ जाता है। फोकवेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, फोकवेज को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इसका पहला आंसर है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो इसका है आपका सेकंड आंसर। इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं दैट गवर्न एवरीडे बिहेवियर, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है हमको उसको उस तरीके से बिहेव करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूर मॉरल नॉर्म, ठीक है, मूर मॉरल नाम का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलाइट लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, क्या ये एग्जाम्पल है? कमिटिंग अ क्राइम सच एज थेफ्ट, शेकिंग हैंड्स व्हेन ग्रीटिंग समवन, ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू फैशन ट्रेंड्स। तो ये क्या है एग्जाम्पल आपका? कमिटिंग अ क्राइम सच एज थेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूर मॉरल नॉर्म, कमिटिंग अ क्राइम सच एज थेफ्ट। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मूर, यानी कि आपको इसको करने से जो है रोका गया है। अगर आप ये करेंगे सो इट मीन्स आपके ऊपर सीवियर सैंक्शन लग सकते हैं। पोलाइट लैंग्वेज जो है वो आपका कोई बंदा यूज़ करता है, कोई नहीं यूज़ करता, सो इसके ऊपर आपका मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं लगता। सो दैट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। कोई जो है आपका एग्रेसिव वे में बात करता है, उसका नेचर ही वैसा है। कोई पोलाइट वे में बात करता है, उसका नेचर वैसा है। शेकिंग हैंड व्हेन ग्रीटिंग समवन, तो ये तो मतलब इसके ऊपर क्या सीवियर सैंक्शन लगेगा आपका? कोई जो है वो हाथ नहीं मिलाता, नहीं मिलाता, बस बात खत्म, उसकी मर्जी है। ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू फैशन ट्रेंड्स, तो ये तो खैर अपने ही उस हिसाब में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है कि आपको जो काम करने से रोका गया है तो आपको वो रुकना है। अगर आप नहीं रुकेंगे सो इट मीन्स आपके ऊपर सीवियर सैंक्शन लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन मैट्रिलिनियल सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या डिसेंट एंड इनहेरिटेंस आर ट्रेस्ड थ्रू द फादर लाइन, या फिर आपका तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो क्या होना चाहिए? मदर लाइन। सिंपल सी बात है, इसके ऊपर क्या डिस्कस करना है? विच टाइप ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स वन वुमेन मैरिड टू मल्टीपल मैन साइमल्टेनियसली, तो इसके ऊपर भी क्या ही डिस्कस करना है? सो दैट इज पोलियंड्री, दैट इज पोलियंड्री, सिंपल सी बात। विच किनशिप सिस्टम ट्रेसेस डिसेंट थ्रू बोथ द मदर एंड फादर लाइन, सो दैट इज बायलैटरल। मदर और फादर दोनों से अगर आपका किनशिप सिस्टम जाएगा सो वो क्या होगा? बायलैटरल होगा। क्या होगा? बायलैटरल। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्टिव किनशिप रेफर टू, तो फिक्टिव किनशिप किस तरीके के किनशिप होते हैं? जो फिक्शनल बेसिस, यानी कि जिनका हमारे ब्लड और मैरिज के साथ कोई भी लेना देना, अलाइंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। किनशिप टाइज दैट आर बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप रादर देन ब्लड आर मैरिज। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ किनशिप स्ट्रक्चर एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। सो अभी जो आपके रिवीजन सीरीज है ना, उसके अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है। जिसने देखी होगी तो वो इसका आंसर आराम से बता सकता है। तो इसका आंसर क्या है? लीवी स्ट्रॉस। सो लीवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म वे के अंदर किनशिप स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, लीवी स्ट्रॉस। उसके बाद हु प्रपोज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल विच आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो किसने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रपोज किया था? तो याद रखेंगे, ये आपको जो है रट्टा मार के याद करना है यहाँ जो क्वेश्चन। ठीक है, वाल्ट विटमैन रॉस्टो, वाल्ट विटमैन रॉस्टो जो है इसने स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को जो है ये जो है डिस्कस किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, इन द प्रोसेस आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मतलब मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल आपको जो है रट्टा मार के याद रखना है इसको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कल्चरल होमोजिनाइजेशन। ठीक है, द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटीज़, आपका द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर टू फॉर्म अ न्यू यूनिक कल्चर, द प्रोसेस वेयर लोकल कल्चर आर ट्रांसफॉर्म्ड आर ऑब्सॉर्ब्ड बाय अ डोमिनेंट आउटसाइड कल्चर। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? द प्रोसेस वेयर लोकल कल्चर आर ट्रांसफॉर्म्ड आर एब्सॉर्ब्ड बाय अ डोमिनेंट आउटसाइड कल्चर। तो जैसे कि अभी हमारी हालत हो रही है, ठीक है, पूरा हम उसके अंदर रंग चुके हैं। किसके अंदर? तो कमेंट करेंगे किस रंग के अंदर हम रंग चुके हैं। उसके बाद व्हाट डज द टर्म मैकडोनल्डिजेशन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
सो ये किसके साथ जो है आपका रिलेट करती है, मैकडोनल्डिजेशन। सो ये किसके साथ रिलेट करती है, आपका द प्रिंसिपल ऑफ द फास्ट फूड इंडस्ट्री डोमिनेटिंग अदर सेक्टर ऑफ सोसाइटी। एक फास्ट फूड इंडस्ट्री है, सबको वही खाना है पूरी दुनिया के अंदर जो है, मैकडोनल्ड मचा हुआ है पूरा। तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसने फूड इंडस्ट्री के ऊपर पूरा हथिया दिया एकदम से। विच सोशोलॉजिस्ट इज, और याद रखना इसके रिगार्डिंग पिछले साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं मैकडोनल्ड के ऊपर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाया हुआ है। विच सोशोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, कौन सा सोशोलॉजिस्ट ऐसा है कि जो थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग की बात करता है, कल्चरल लैग की बात करता है, तो कौन सोशोलॉजिस्ट है, विलियम एफ एगबॉर्न, ठीक है, ओकबॉर्न, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन का करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं होगा, अर्बनाइजेशन उसके अंदर होगी या नहीं होगी, सेकुलराइजेशन होगी या बिल्कुल होगी, ट्रेडिशनलिज्म होगा या नहीं होगा, टेक्निकल एडवांस। ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता जब भी मॉडर्नाइजेशन का मसला आएगा। ट्रेडिशनलिज्म किसकी पड़ी हुई है, ठीक है, तो ट्रेडिशनलिज्म जो है वो तेल लेने चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, तो क्या इम्पैक्ट होगा, तो क्या उसके अंदर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर होगा, क्या स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर होगा, क्या डिक्रीज इन लिटरेसी रेट होगा, तो क्या होगा आपका ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। विच सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन लेड टू अ डिसेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा सोशोलॉजिस्ट ऐसा है जो आर्ग्यू करता है दैट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अगर मॉडर्नाइजेशन करेंगे हम तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, दैट लेड्स टू अ डिसेंटमेंट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, दैट वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो कौन सा सोशोलॉजिस्ट है इस तरीके की बात करता है, वो करता है आपका मैक्स वेबर, ये सिंबोलिज्म की बात करता है, ठीक है। Which sociological theory emphasizes the role of economic factor and class struggle in social change, particularly with reference to industrialization? कौन सा सोशोलॉजिकल थ्योरी है जो एम्फेसिस द रोल ऑफ इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक फैक्टर एंड क्लास स्ट्रगल जो है उसके ऊपर जो है उसको एड्रेस करती है इन सोशल चेंज, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेफरेंस के अंदर। तो याद रखेंगे जब भी इकोनॉमिक फैक्टर, जब भी स्ट्रगल की बात, जब भी प्रोडक्शन की बात ये आ जाए तो आंख बंद करके कन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर मार देना। यूनिट सेकंड के ऊपर आप पहुंचते हैं तो हु ऑथर्ड द सेकंड सेक्स सिमिलर टेक्स्ट इन द फेमिनिस्ट थ्योरी, वुमेन ऑपरेशन के लिए सिंपल सा आंसर शिमोन डी बीवर, ठीक है। विच सोशोलॉजिस्ट थ्योरी पोसिस दैट जेंडर इन इक्वालिटीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा। Which term describe the invisible barrier that prevents women from reaching top position in professional settings? तो एक आपका टर्म यूज़ करी जाती है and that term is glass ceiling. So glass ceiling एक टर्म यूज़ करी जाती है कि जो टॉप पोजीशन है उसके ऊपर जो है वो एक बैरियर, मतलब एक बैरियर हटाया जाए आपका। विच टर्म डिस्क्राइब द इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम रीचिंग टॉप पोजीशन इन प्रोफेशनल सेटिंग, ठीक है। तो कौन सा टर्म आपका यूज़ किया जाता है, ग्लॉस सीलिंग का टर्म यूज़ किया जाता है। जेंडर पे गैप का, पैट्रियार्की का, याद रखना पैट्रियार्की का यहाँ पे टर्म यूज़ नहीं किया जाता। दैट प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम रीचिंग टॉप पोजीशन इन प्रोफेशनल सेटिंग, सो दैट इज़ ग्लास सीलिंग। सो ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये जो छोटी कास्ट वाले लोग हैं उनके लिए भी यूज़ किया, जेंडर के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीडा स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला, कन्विक्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसके बाद दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क केस इन इंडिया डिस्क्रिमिनलाइज्ड कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट बिटवीन अडल्ट। 2018 के अंदर जो आपका स्टेटमेंट आया था जिसके अंदर 377 सेक्शन को स्ट्राइक आउट कर दिया गया एंड उसको क्रिमिनलाइज्ड, यानी कि क्रिमिनलाइज्ड नहीं,
वो पहले क्रिमिनलाइज था, उसको अनक्रिमिनलाइज्ड बोल दिया गया, तो वो कौन सा केस था? एंड दैट केस इज़ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो केशवानंदा फंडामेंटल राइट के केस में, विशाखा जो है आपका ये जो है वर्क प्लेस के बेसिस पे राजस्थान का, ठीक है, वुमेन ऑन वर्क प्लेस जो आपका हैरेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग केस है, ठीक है। चलिए, तो चौथे केस का श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में कमेंट में आप बताएंगे। What does the term intersectionality refer to in the context of gender studies? तो जेंडर स्टडीज़ के टर्म, जेंडर स्टडीज़ के रिगार्डिंग आपका जो है इंटरसेक्शनलिटी का मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका सेकंड, द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन सच एज रेस, क्लास, जेंडर एज दे अप्लाई टू अ गिवन इंडिविजुअल ग्रुप। सिंपल सी बात है। According to Freud, which stage is characterized by the Oedipus complex? तो बड़ा ही बच्चा सवाल है ये। इन एरिक्सन थ्योरी द कन्फ्लिक्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ये कब पैदा होता है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये इन्फेंसी की स्टेज के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के चक्कर में यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? क्या आपका जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा, क्या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, या फिर आपका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एरिक्सन स्टेज? ऊपर पढ़ लेंगे आप, नॉट वन ऑफ एरिक्सन स्टेज। तो क्या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है? बिल्कुल है। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है? तो बिल्कुल है, लास्ट वाली एज में जा करके। ईड वर्सेस ईगो नहीं है, तो ये किस में है? सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में। विच सोशियोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द लुकिंग ग्लास थ्योरी विच डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द? तो ये क्या है? चार्ल हॉटन कुली। कौन होगा? चार्ल्स हॉटन कुली। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्बर्ट मीड द जर्नलाइज्ड अदर रिप्रेजेंट जर्नलाइज्ड अदर। तो जर्नलाइज्ड अदर की बात होगी तो भाई सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, सीधी सी बात है, द एक्सपेक्टेशन एंड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी एज अ होल। Which theory of socialization emphasizes the importance of role taking and the development of the self through stages of play and game? So ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? Which theory of socialization emphasizes the importance of role taking and the development of self थ्रू स्टेजेस ऑफ प्ले एंड गेम? तो क्या होगा इसका आंसर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, या फिर सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म? तो मैंने आपको जब इसको पढ़ाया था तो बताया था आपको कि वो इन्फ्लुएंस होता है एक आदमी ना, वो इन्फ्लुएंस होता है, एक पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? सिम्बल इंट्रैक्शनिज्म। जिसके साथ वो कनेक्ट करेगा अपने आप को, उसी से तो इन्फ्लुएंस होगा। तो ना तो वो कॉग्निटिव बेस पे होगा, ना सोशल लर्निंग बेस पे होगा, ना साइको एनालिटिकल बेस पे होगा। Which of the following is characterized by persistent excessive worry about various aspect of life? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? इसका आंसर होना चाहिए आपका थर्ड आंसर, ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि गैट। persistent excessive worry about various aspect of life. Dash is the primary feature of obsessive compulsive disorder OSD. तो इसका क्या आंसर होगा आपका? इसका है आपका इंट्रूसिव थॉट एंड रेपिटेटिव बिहेवियर। सो दैट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PTSD व्हाट डज द टर्म हाइपरारोजल रेफर टू? हाइपरारोजल जो है ये क्या रेफर करता है? तो हाइपरारोजल रेफर टू बीइंग ईजिली स्टार्टल्ड एंड फीलिंग टेंस, ठीक है, बीइंग ईजिली स्टार्टल्ड एंड फीलिंग टेंस। उसके बाद विच थेरेपी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फोबियाज? तो फोबिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा थेरेपी जो है वो बहुत कॉमन है? सो दैट इज़ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, CBT। पैनिक डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, पैनिक डिसऑर्डर को जो है किस तरीके से हम देखते हैं, क्या करेक्टर है उसका? तो क्रॉनिक वरी, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एपिसोड ऑफ इंटेंस फेयर आर डिसकम्फर्ट दैट पीक विद इन मिनट्स। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एंजाइटी डिसऑर्डर? ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? डिपोमीन होना चाहिए, सोरोटोनिन होना चाहिए, या फिर
एसिटल क्या पढ़ेंगे यार इसको, जो भी पढ़ेंगे ठीक है। सीरोटोनिन जो है इसका आंसर है, डिपोमीन आंसर नहीं है, गाबा आंसर नहीं है, जो तीसरा क्या पढ़ेंगे इसका क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। ओगोरा, अगोराफोबिया इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अगोराफोबिया जो है वो क्या होगा आपका, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, पहला फियर ऑफ ओपन स्पेसिस, फियर ऑफ ओपन स्पेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ OCD, कॉमन सिम्टम क्या है OCD का, तो सीधी सी बात है कंपल्शन, ठीक है। एमनीशिया नहीं है, डिल्यूजन्स नहीं है, हेलोसिनेशन, एकदम सोएंगे नहीं आप तो आपके सामने ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो कंपल्शन जो है ये इसका जो है वो आपका कॉमन सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ASD एंड PTSD, तो इसका आंसर जो है आपका क्या है, जो है आपका क्या डिफरेंस है आपका बिटवीन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड PTSD, तो ASD अकर इमीडिएटली आफ्टर अ ट्रॉमा एंड लास्ट फॉर लेस देन अ मंथ, वाइल PTSD परसिस्ट फॉर लॉन्गर, ठीक है। तो याद रखेंगे ASD अकर इमीडिएटली आफ्टर अ ट्रॉमा एंड लास्ट फॉर लेस देन अ मंथ, वाइल PTSD परसिस्ट फॉर लॉन्गर, वो लंबे टाइम के लिए चलता है। Which therapeutic approach is specifically designed for PTSD and involves the processing of traumatic memories, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका इसका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, दैट इज़ द आंसर। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग EMDR। Social anxiety disorder is characterized by, so that is fear of being in public space, fear of specific object, fear of being judged or negatively evaluated in social situation, या fear of closed spaces, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, fear of being judged or negatively evaluated in social situation। which of the following best describe specific phobia, तो specific phobia के लिए क्या होना चाहिए, जनरल फीलिंग या इंटेंस या एंजाइटी अबाउट बीइंग इन सोशल सिचुएशन, तो दैट सेकंड इज द आपका जो है, सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर सिचुएशन, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया क्या है, इंटेंस इरेशनल फियर, रैशनलिटी नहीं है ना उसके अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड एन एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर इनमें से कौन सा नहीं है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, सीधी सी बात है। पैनिक है, ऑब्सेसिव है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। यूनिट थर्ड के ऊपर आ जाते हैं, तो कौन आदमी है, विच फिलोसोफर इज ऑफन क्रेडिटेड विद लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न ह्यूमन राइट थ्योरी थ्रू हिज वर्क, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट की बात कौन करता है, तो नेचुरल राइट जैसा ही आ जाए तो जॉन लॉक। मैग्ना कार्टा साइन 1215 इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर ह्यूमन राइट बिकॉज इट एस्टैब्लिश द राइट टू वोट, लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड एस्टैब्लिश सर्टन लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। वो पावर को क्या कर देता है, किंग की पावर को लिमिटेड कर देता है, तो पार्लियामेंट और किंग के बीच में जो है दो आपका जो है वो कैटेगरी बना देता है। 40 बैरोन्स के बीच में और किंग के बीच में ये समझौता हुआ था, किंग और क्वीन और 40 बैरोन। The concept of universal human right emerged most prominently after which major historical event, कौन सी इवेंट के बाद ह्यूमन राइट का मसला जो है उभर करके सामने आया था, सिंपल सा आंसर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कौन सा आर्टिकल जो है वो ह्यूमन राइट का ये कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, आर्टिकल 1। और कमेंट के अंदर ये बताएंगे कि इस आर्टिकल को एक इंडियन ने जो है आपका रिफ्रेम किया था, इसको सही कराया था, ठीक है, इसको सही कराया था, और उस इंडियन का क्या नाम था, ठीक है, कमेंट के अंदर बताएंगे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच ईयर, तो बड़ा ही सिंपल सा जो है सवाल है आपका, 1948। कब इसको अडॉप्ट किया था, 1948 के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लाइसिटली मैंशनड इन द यूनिवर्सल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट एक्सप्लाइसिटली मैंशनड, डायरेक्टली मैंशनड नहीं है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर। राइट टू लाइफ डायरेक्टली मैंशनड है, राइट टू फ्री एजुकेशन डायरेक्टली मैंशनड है, प्राइवेसी डायरेक्टली मैंशनड है, वोट डायरेक्टली मैंशनड नहीं है।
द टर्म जेंडर रोल रेफर टू, जेंडर रोल जो है ये क्या रेफर करता है जर्नली बताएंगे आप, ठीक है। तो जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ठीक है। तो बहुत बार जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। विच सोशोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग जेंडर टू डिस्क्राइब हाउ जेंडर इज एन एक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा सोशोलॉजिस्ट जो है वो आपका बात करता है डूइंग जेंडर की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग जेंडर टू डिस्क्राइब हाउ जेंडर इज एन एक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस। तो कौन बात करता है आपका कैंडेस वेस्ट एंड डॉन जिमरमन, ठीक है। जिमरमन, डॉन जिमरमन जो है आपका डूइंग जेंडर की बात करता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर टिपिकली रेफर टू, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये टिपिकली किसके साथ रेफर करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, या बायोलॉजिकल डिफरेंस इन वर्क कैपेबिलिटीज़, या फिर आपका तीसरा द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क टू मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो डिफरेंट टास्क मैन और वुमेन को दे दिए जाते हैं कि यार तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, बात खत्म, तुम बड़ा काम नहीं कर सकते। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस स्पेसिफिकली ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, तो कौन सा ट्रीटी है, सिंपल बात है, ऊपर भी हम बात करके आए, ठीक है। अब ये जो और टी है, कन्विक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, इनके बारे में हाँ आपके लिए सवाल ये है कि इन दोनों का बताएंगे, इनको कब हमने रेटिफाई किया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट को कब हमने रेटिफाई किया। द टर्म चाइल्ड राइट्स इनकम्पासेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो चाइल्ड राइट को जो है आपका इस टर्म के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, राइट टू एजुकेशन आना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट टू हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, तो इसका आंसर डी है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन कन्विक्शन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CR एडॉप्टेड, तो ये कौन सा आपका ईयर है, 1989। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल है कि कमेंट के अंदर बताएंगे कि इंडिया ने कब इसको रेटिफाई किया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन कन्विक्शन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड, यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया 1989 में, लेकिन इंडिया ने कब इसको रेटिफाई किया, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर काज ऑफ फीमेल फैटिसाइड इन सम सोसाइटीज़, मेजर काज बताएंगे आप, सिंपल सा काज है, कल्चरल प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, बच्चा चाहिए बेटा। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इन्वॉल्व इन कम्बैटिंग चाइल्ड लेबर, ठीक है। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़बरदस्त तरीके से आपका जो है चाइल्ड लेबर के लिए काम करता है, सो दैट इज़ आपका ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, तो क्या है इसका प्राइमरी गोल, ये कहते हैं कि हम प्रमोट करेंगे पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, टू बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल, ठीक है। हम सभी को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव बिल्डअप सिस्टम बनाएंगे, अकाउंटेबल बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, जस्टिस खाक प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ बात ही करते हैं, ठीक है। गाज़ा के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर 30 से 40 हज़ार के तादाद के जो है बच्चों को, औरतों को मार दिया जाता है, एंड द वर्ल्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड दैट इज़ जेनोसाइड। सो एक मुसलमान जो है अगर वो डिफेंड करे अपने आप को, सो वो टेररिस्ट बन जाता है। तो दुनिया में हर जगह पे मुसलमान रेसिस्ट कर रहा है भाई, सो बड़ा इजी हो जाता है ना, अगर आप जो है पावरफुल सिचुएशन के ऊपर बैठे हुए हैं तो कमज़ोर को, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, कमज़ोर को बोलेंगे कि यही चोर है, ठीक है, चोरी भी उसी की हुई, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो कुछ इसी तरीके से इंटायर वर्ल्ड में जो है एक स्पेशल जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो है मैक्सिमम किया जाता है, एजेंडे किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जेनोसाइड नहीं बोलेंगे, वहाँ पे जस्टिस जो है वो अप्लाई नहीं होता इन गुंडे लोगों का, ठीक है। तो ये सिर्फ बातें ही हैं, बस ग्राउंड लेवल पे इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो ग्राउंड लेवल मुझे तो नहीं दिखी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन व्हाट डज द टर्म ड्रग डायग्नोसिस रेफर टू, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए भाई क्या है आपका आंसर, तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, द को ऑकरेंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। विच इंडियन लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस इंडस्ट्रीज,
हैज़ार्डियस इंडस्ट्रीज, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो आपका पहला आंसर है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड, ठीक है। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्ट अफेक्टेड बाय चाइल्ड लेबर अकॉर्डिंग टू? सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका का रीजन जो है ये मोस्ट अफेक्टेड है। द टर्म इन्फेंटिसाइड स्पेसिफिकली रेफर टू, इन्फेंटिसाइड जो टर्म है ये स्पेसिफिकली किसके साथ जो है वो रेफर करती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चाइल्ड अब्यूज़? कॉमन जो है वो कॉन्सिक्वेंस आप बताएंगे। तो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रोमा, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ का सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है? इंक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, उस पर तो असर पड़ता ही है। इन्हेंस्ड सोशल स्किल्स, बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करता है, नहीं। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रोमा के अंदर रहता है बच्चा, बड़ा भी हो जाता है फिर भी डरता रहता है। विच इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग? तो जून 26 याद रखेंगे। फीमेल फैटिसाइड इज़ मोस्ट डायरेक्टली लिंक टू विच सोसाइटल इशू? तो कौन से सोसाइटल इशू के साथ फीमेल फैटिसाइड को जो है वो आपका जोड़ा जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है? पॉवर्टी के साथ, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ के साथ, या अर्बनाइजेशन के साथ? सीधी सी बात है यार, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ करेंगे। अब आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। द टर्म चाइल्ड सोल्जर रेफर टू, द चाइल्ड सोल्जर जो टर्म है ये क्या रेफर करती है? बच्चों का आर्मी के अंदर होना है, चाइल्ड हु इज़ फोर्स टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। विच साइकोलॉजिकल कंडीशन इज़ ऑफन सीन इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सिवियर अब्यूज़? ठीक है। विच साइकोलॉजिकल कंडीशन इज़ ऑफन सीन इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सिवियर अब्यूज़? सिवियर अब्यूज़ जो है देखने को मिलता है, तो वो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। साइकोलॉजिकल कंडीशन इज ऑफन सीन इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सिवियर अब्यूज़, बड़े लेवल का अब्यूज़ जो है वो, तो इस तरीके की कंडीशन जो हो जाती है आपकी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इज़ द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट? सो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर सभी लोग जो है वो करेंगे, ठीक है, कमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लगभग 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो जो है अब आगे भी आपके जो हैं वो इसी तरीके से जो है सेट आते जाएंगे। ये सेट फर्स्ट हमने जो है डिस्कस किया है, काफ़ी सारे सेट जो हैं आते जाएंगे अब लगातार। तो आप लोग लाइक, फॉलो, शेयर एंड उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। बेशक आप जो है वो फॉलो ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, शेयर ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन कम से कम उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, बस, ठीक है। चलिए, तो अगला लेक्चर आने तक आप सभी को खुदा हाफिज़ एंड रब राख।